हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि सब लोग देख चुके होंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बिजनेस स्टडी स्टार्ट की थी वन शॉट रिवीजन के लिए, और उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या लेवल्स होते हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें थी। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम लोग सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगा मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो अच्छा मैनेजमेंट होना हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। तो उसके लिए हमें कुछ जनरल प्रिंसिपल बना के दिए हैं, और वो जनरल प्रिंसिपल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर इस प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करेंगे, इन सिद्धांतों को, इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चल सकती है। हो सकता है कि ये प्रिंसिपल्स कहीं पे जाके अलग तरीके से अप्लाई हो, कहीं पे अलग तरीके से अप्लाई हो, लेकिन जनरली इनको ऐसा ही अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। उसमें अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर सकते हैं। कहीं पे हमें लग रहा है कि फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर चीज अपनी जगह पे रखी होनी चाहिए, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है कि किसकी जगह कौन सी होनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमसे ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ये क्या है? ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है। जनरल बात है, इसको थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है अपने हिसाब से। फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस। क्या है प्रिंसिपल्स? गाइडलाइंस है। प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी, कि हाँ जी ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसे आपको इन चीजों को अप्लाई कर लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेचर क्या क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि पूरी जगह, हर जगह, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी देश में, किसी कंट्री में, किसी शहर में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, या किसी भी तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसकी, एप्लीकेबिलिटी है, यूनिवर्सली इनको अप्लाई किया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस फोर्स, स्पोर्ट्स क्लब, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन प्रिंसिपल्स को कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स के लिए हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए हैं। इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, इनको कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। समझ रहे हो? उसके बाद जनरल गाइडलाइंस, द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ मेयर स्टेटमेंट। इनको बड़ा एक्सपीरियंस के साथ, एक साइंटिफिक स्टडी के बाद, बहुत सारी स्टडी करके बनाया गया है, और ये जनरल गाइडलाइंस है कि इतना काम तो होना चाहिए। भाई ये कोई काम नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला काम तो होना चाहिए। काम इस तरीके से होना चाहिए तो काम और बेहतर हो सकता है। अभी और बेहतर समझ में आ जाएगा जब मैं आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा। तो जैसे देखो एक एग्जांपल भी है कि कोविड 19 से बचने के लिए जनरल गाइडलाइंस क्या थी? सबको 3-4 बार हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, घर से बाहर कम से कम निकलना है। ये जनरल गाइडलाइंस थी। अब वेरी करती थी हर इंसान के ऊपर कि हो सकता है कोई इंसान घर से बाहर ही ना निकले, या किसी इंसान का मजबूरन घर से बाहर ज्यादा जाना हो। एक जनरल गाइडलाइंस दे दी गई कि एटलीस्ट आप चीजों का इस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, किसी से हैंड वॉश नहीं करना है, सॉरी हैंड शेक नहीं करना है। ठीक है। Formed by practice and experimentation, the principle of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation। इसको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पर बनाया गया है। इनको हवा में तीर मार के नहीं बना दिया गया है कि हाँ भाई कुछ भी बता दिया और कुछ भी लागू कर दिया। फ्लेक्सिबल, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे हैं कि फ्लेक्सिबल हैं। ऐसा नहीं कहते कि ये प्रिंसिपल लगाने हैं तो एज इट इज लगाने हैं जैसे बताए गए हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीजों को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कमांड, कि एक सुपीरियर, एक सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए, यानी कि एक वर्कर को एक ही बंदा ऑर्डर दे। अगर एक से ज्यादा ऑर्डर देंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, भाई वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, वो उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है। इसको मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा आगे जब हम ये वाला प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, इनको चेंज किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से।
Mainly behavioral management principles aim at influencing behavior of human beings. Therefore, principles of management are mainly behavioral in nature. ये human behavior को change करते हैं या ना कि human behavior को influence करते हैं. ये नहीं कहेंगे इंसान से कि तुम्हें इसको इस तरीके से फॉलो करना है. अपना बिहेवियर और बेटर किया जा सकता है इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से. Cause and effect relationship. The principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of cases. In principle of management को कैसे बनाया गया है? Cause and relationship effect को देखते हुए बनाया गया है. यानी कि जब कोई चीज हो तो उसका effect क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा क्यों होगा, इससे क्या हो सकता है, इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा. देखो क्या लिखा है. Sometimes it's easier to start with the effect because that's what you see, hear, experience. Why did it happen? Vincent stayed up all night playing video games. जैसे एक बंदे ने क्या करा, सारी रात जाग के वीडियो गेम खेले. तो इस कॉज का अफेक्ट क्या हुआ कि वो बंदा अगले दिन क्लास में सो गया. तो इसी कॉज एंड इफेक्ट को देखते हुए इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है. समझ में आया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और इनको अप्लाई नहीं करा तो क्या होगा. अगला है कंटिंजेंट रिलेटिविटी. द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये हमेशा सिचुएशन को देखते हुए बनाए गए हैं. मेन चीज ये नहीं है कि इसका नेचर क्या है, मेन चीज ये है कि ये प्रिंसिपल्स हमें याद करने हैं. सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी. कि मैनेजर को बता देता है कि रियलिटी क्या है, अंदर की चीज बता देता है कि रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है बिजनेस को. सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंट. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए. हो सकता है मेरे पास 100 लोग हों, उन 100 लोगों से उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करके काम करवाना, ये है असल में मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेरी इसमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे. साइंटिफिक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स कैन टेक अप्रोच अप्रोप्रिएट डिसीजन. इसमें साइंटिफिक डिसीजन लिए जाते हैं. अंदाजा नहीं मारा जाता चलो भाई इस काम को हो सकता है ऐसे हो जाएगा. पूरा कैलकुलेट किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं. मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मैनेज. देखो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट बदलता रहता है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी मदद करते हैं कि उन चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट करने में. फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में मदद करता है. और बस आगे चलते हैं जरा. इस तरीके का चार्ट अगर एग्जाम में बनाइए होगा तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा. जैसे ही बना हुआ है 5. हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 2 लोगों के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. सबसे पहले किसका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हमारे पास हेनरी फेयोल का. कि पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमसे किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने दिए हैं. दूसरा पार्ट क्या है? FW टेलर ने हमें कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है. उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि इन लोगों ने किस तरीके से हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. ठीक है, फटाफट से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं. फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और फेयोल ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम को इस तरीके से कर लिया गया तो मजे ही मजे आ जाएंगे. फिर बढ़िया हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा. अच्छा आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो, कुछ भी कहा जा सकता है. तो फेयोल ने हमसे कुछ चीजें बताई, प्रिंसिपल्स बताए. उसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहले फेयोल ने कहा कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क. क्या मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क का? कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ कॉम्प्लेक्स वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच टास्क शुड बी असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. डिवीजन ऑफ वर्क का आसान भाषा में मतलब ये है कि हर काम को बांट देना चाहिए. जिसकी जो स्पेशलिटी है, जिसके अंदर जो खूबी है, उस हिसाब से उसको वही काम दे देना चाहिए. काम को हमें एक इंसान के ऊपर नहीं डालना चाहिए. जैसे 10 एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं तो 10 एम्प्लॉयज में उनकी एबिलिटी के कैपेबिलिटी के हिसाब से काम को बांट देना चाहिए जैसा काम उनको आता है. ठीक है, इसके बाद क्या है? ईच वर्कर हैज अ स्पेसिफिक टास्क. सबको अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम पता हो कि सबके काम क्या है. अब दूसरा क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बटा हुआ होना चाहिए. कैसे? आओ एक बार नजर मारते हैं. ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू द. अच्छा, अथॉरिटी क्या होती है? राइट टू टेक अ डिसीजन या पावर टू टेक अ डिसीजन. कि किसी इंसान के पास थोड़ी सी पावर है कि कोई डिसीजन ले सकता है, कोई हुक्म चला सकता है अपना, उसे अथॉरिटी बोलते हैं.
तो फेयोल ने हमसे ये कहा कि अगर आप किसी को कोई पावर दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, उसको काम भी दो। सेम टाइम पे अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसको उस जिम्मेदारी के लिए जितनी पावर टू टेक डिसीजन चाहिए उतनी पावर भी दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक काम दिया मेरे सुपीरियर ने, मेरे ऊपर वाले ने, कि सर आपको अपने एम्प्लॉयज को लेना है, 5 एम्प्लॉयज को, और इनसे 5 को से ये वाला काम करवाना है। लेकिन वो 5 एम्प्लॉयज मेरी बात क्यों सुनेंगे, वो तो सुपीरियर की बात सुनेंगे। तो उतने वक्त के लिए क्या होगा, मेरा जो सुपीरियर है मुझे अथॉरिटी दे देगा कि आप इन पे हुक्म चला सकते हैं, आप इनको कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो जब भी अथॉरिटी दी जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो हमेशा अथॉरिटी भी दी जाए। ये कहता है कौन, फेयोल। डिसिप्लिन, सीधी सीधी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, घर, कोई रेडी, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, किसी भी तरीके का ऑफिस बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकता। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सब में होना चाहिए। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आपको रूल्स को फॉलो करना है, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, सुबह आपको टाइम से आना है, अपने ऊपर वालों की बात माननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नीचे वालों की रिस्पेक्ट करनी है, सबके साथ अच्छे से बिहेवियर करना है। समझ में आया? जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन का उनको फॉलो करना है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूर होना ही चाहिए, रूल्स को फॉलो करना ही करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। सुपीरियर का मतलब तो जानते हैं ना क्या होता है। सुपीरियर का मतलब होता है कि हमारे ऊपर वाला बॉस जो हमारे ऊपर है, ठीक है, और हम उसके कौन है, हम उसके सबऑर्डिनेट हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बंदे को एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। अगर 2 बॉस से रिसीव होंगे, 2 बॉस से ऑर्डर रिसीव होंगे तो क्या होगा, घपला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मुझे मेरे ऊपर 2 लोग काम करते हैं, उन दोनों ने मुझे कोई काम दे दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं किसकी बात मानूं, या फिर मैं बहाना कर दूंगा अगर मुझे काम से भागना होगा कि सर मैं तो उन वाले सर की बात मान रहा था, मैं तो उन वाले सर की बात मान रहा था। इससे काम ओवरलैप भी हो सकते हैं, डबल डबल भी किए जा सकते हैं, या काम स्किप भी हो सकते हैं। तो एक बंदे को एक ही बंदे से ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम एक कोई स्कूल चला रहे हैं, स्कूल के अंदर सबसे बड़ा बंदा कौन होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल टीचर्स को ऑर्डर देता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि प्रिंसिपल के अंडर में 100 टीचर्स काम कर रहे हैं, 50 टीचर्स काम कर रहे हैं, तो सबसे कम्युनिकेशन रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बीच में कभी कभी वाइस प्रिंसिपल आ जाता है, वाइस प्रिंसिपल टीचर से डील कर लेता है। कभी कभी क्या हुआ कि वाइस प्रिंसिपल को अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी ना, जो उसके राइट्स हैं, जो उसको पावर है वो देनी पड़ेगी। कभी कभी प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर दे दिया, कभी कभी वाइस प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर दे दिया, लेकिन ये उनके आपस के बीच का तालमेल है कि वो इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, और प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड को थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक किया जा सकता है। ओफो, इसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमसे ये कहता है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर अ ग्रुप एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। There are different departments in an organization for different activities. Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, सबको एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। भले ही काम सबके अलग अलग है, लेकिन वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। एक मेन हेड होगा और एक ही प्लान है, एक ही गोल है जिसकी तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं। अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग गोल अलग अलग इंसानों को ना दिए जाए, हर इंसान को एक ही मकसद की तरफ बढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यह है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग हैं और 10 लोगों में से क्या कर रहे हैं, 9 लोग एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, एक बंदा अलग की तरफ जा रहा है, 5 एक की तरफ जा रहे हैं, 5 एक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे फसाद फैल जाएगा, तजाद फैल जाएगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं कर सकती। सबका गोल, सबका मकसद एक ही होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, आगे आ जाओ जल्दी से। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लेवल टू जनरल इंटरेस्ट क्या है? फेयोल का मानना यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम करने वाला एम्प्लॉय हो, कोई मैनेजर हो, कोई भी किसी भी पोस्ट पर हो, उसको अपने इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना चाहिए। यानी कि अपने फायदे से पहले ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सोचना चाहिए। ये फेयोल का मानना है, तभी उसका अपना फायदा भी हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं और मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरी टाइल्स की फैक्ट्री है और टाइल्स से आगे से टाइल्स का शोरूम है और मेरा सामान आता है टाइल्स का आगे से। मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने टाइल्स की नई नई फैक्ट्री लगाई है, मैं क्या करता हूं अपने दोस्त से वो मंगा लेता हूं, इस बार सामान मंगा लेता हूं। क्या होगा, दोस्त का भी फायदा हो जाएगा, हमारी दोस्ती भी और पक्की हो जाएगी। लेकिन इससे क्या हुआ, उस दोस्त ने मुझे महंगा सामान दिया। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ऑर्गेनाइजेशन को पहले रखना चाहिए था कि नहीं जी, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा दोस्ती वगैरह जो है वो बाद में है, ऑर्गेनाइजेशन को मैं पहले रखूंगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचता तो उसका फायदा मुझे ही तो होता, वो पैसा मेरी जेब में भी तो आता। तो इसलिए फेयोल का मानना यह है कि आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उसका फायदा पहले रखो और अपना फायदा बाद में रखो, तभी आपका भी फायदा होगा। अगर आप अपना फायदा पहले रख दोगे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका फायदा हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन बोलते हैं आसान भाषा में, रेम्यूनरेशन एक तरीके से बोलते हैं काम के बदले दिया हुआ पैसा, सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबकी जो रेम्यूनरेशन है, सबकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो हिसाब से जायज होनी चाहिए, बिल्कुल नाजायज पैसे किसी को ना मिले। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतनी सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए, जो जितना काम कर रहा है उसको इतनी सफिशिएंट सैलरी मिलनी चाहिए कि वो अपना जिंदगी का खर्चा भी चला सके और अपने ऐशो-आराम भी कर सके। इसके बाद क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या समझते हो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से? जहां पे डिसीजन लेने की पावर एक ही बंदे के हाथ में होती है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। जब उस डिसीजन लेने की पावर को बांट दिया जाता है नीचे वाले लोगों में भी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए? सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ही बंदे के पास पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उस पावर को अलग अलग लोगों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो फेयोल ये कहता है ना ही पूरे तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो, ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो, दोनों चीजों का जो बैलेंस है उसको मैनेज करके रखना चाहिए। यानी कि ना ही मैं सारी पावर नीचे वालों को दे दूं, ना ही सारी पावर अपने पास रख लूं। चीजों को पूरी तरीके से हमने क्या करना है, मैनेज करके चलना है कि जितना सेंट्रलाइजेशन हो उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन भी हो। तो सेंट्रलाइजेशन मींस, चलो टाइम वेस्ट होगा, बता ही दिया मैंने, नीचे चलते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कर लेना। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, क्या मतलब है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का? देखो इधर देखो, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमसे क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमसे ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल ए बॉस है, ए के अंडर में बी और एफ काम करते हैं, इनके अंडर में ये लोग, इनके अंडर में ये लोग, इनके अंडर में ये लोग। ये कहते हैं कि अगर ई को ऊपर जाना है तो वो डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो पहले डी के पास जाएगा, डी उसकी बाद सी के पास लेके जाएगा, सी उसकी बाद बी के पास लेके जाएगा, बी उसकी बाद ए के पास लेके जाएगा। तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में डिफरेंस होना चाहिए। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ है, उसके अंडर में प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के अंडर में वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स को अपनी बात ऊपर वालों को पहुंचानी है तो उसे डायरेक्ट सीईओ के पास नहीं जाना चाहिए, उसे अपने सुपरवाइजर से बात रखनी चाहिए। सुपरवाइजर उसकी बात का सोल्यूशन देगा, सुपरवाइजर के पास सोल्यूशन नहीं होगा तो वो अपने मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर उस बात का सोल्यूशन देगा, मैनेजर के पास भी अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो बात सीईओ तक पहुंचेगी। लेकिन क्या हो, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ के आपको ऊपर तक जाना चाहिए, ना कि आप क्या करो डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक छलांग मार दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन refers to the chain of superiors ranking from the ultimate authority to the lowest level in an organization. The scalar chain is the formal line of authority which moves from highest to lowest rank. कि आपको क्या करना है, फॉर्मल लाइन को फॉलो करना है, जो कहां से फॉलो होती है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक में फॉलो होती है, यानी कि ऊपर वाला बनने में एक रैंक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल का ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हुक्म देना नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि हर चीज की और हर किसी इंसान की जगह होनी चाहिए। भाई अगर सामान रखना है तो एक उसका क्या होना चाहिए, गोडाउन होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए। अगर किसी सुपीरियर है तो उसका एक ऑफिस होना चाहिए अपना। कोई बंदा आया बाहर से, सर प्रोडक्शन मैनेजर साहब कहाँ मिले, वहां पड़े होंगे, इधर लेटे होंगे, उधर बैठे होंगे, ऐसा होगा? अपने ऑफिस में मिलेंगे सर, सीधी सीधी बात है ना। तो उनका ऑफिस अपनी अपनी जगह, सामान रखने की अपनी जगह वहां पे जरूर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमसे यही कहता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयल का मानना है, वैसे बिल्कुल सही मानना है, कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे,
या मोटे पतले के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे किसी भी तरीके का भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमसे यही कहता है। द प्रिंसिपल सेज दैट अ सुपीरियर शुड बी इम्पार्शियल व्हाइल डीलिंग विद देयर सबऑर्डिनेट्स। एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, मेरा दोस्त मेरे अंडर में काम करता है तो सारे प्रोजेक्ट उसको ही दे जा रहा हूँ, सारा फायदा उससे करवाई जा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, वो अच्छा काम भी नहीं कर रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे सबके साथ भेदभाव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे प्रोफेशनल रहना चाहिए, ना कि पर्सनल चीजों को फॉलो करना चाहिए। देखो एक डायग्राम भी बना हुआ है ना। इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको जो मिले वो मिलना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे उसको जरूरत हो चाहे उसको जरूरत ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका मतलब क्या है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी जॉब पे हूं, आए दिन मुझे धमकी मिलती है, क्या तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, या मुझे टेंशन है कि कभी किसी को नौकरी से निकाल दिया, कभी किसी को नौकरी से निकाल दिया, तो बड़ा खतरा है कि मेरी जॉब भी कभी ना कभी भी टपक सकती है, लपक सकती है आगे। तो मुझे गारंटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा तो मुझे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो जो पर्सनल है, जो काम करने वाला बंदा है, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की। यानी कि अकॉर्डिंग टू फेयोल अ वर्कर शुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर फ्रीक्वेंटली। बार बार आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, कभी कोई काम दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, कभी कोई काम दे रहे हो, कभी कोई काम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम इज नेसेसरी फॉर एम्प्लॉय टू अडेप्ट हिज वर्क। वक्त लगता है यार एक काम को अडेप्ट करने में ना, and perform it effectively. Frequent changes of personnel increases cost of selection and training. बार बार आप उसको चेंज करेंगे तो सिलेक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, और उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो बार बार ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी जॉब की। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा है, पहले पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट्स, अच्छा सबऑर्डिनेट्स का मतलब बार बार याद रखना कि जब कोई किसी के अंडर में काम करता है वो उसका सबऑर्डिनेट होता है और ऊपर वाले को सुपीरियर बोलते हैं। सो सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि पहला कदम, फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज को, अगर हमें दिख रहा है कि कोई अच्छा काम करेगा, कोई पहला कदम लेना चाहता है, तो उनकी बात माननी चाहिए, उनको फर्स्ट स्टेप लेने का मौका देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमसे कहता है, इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। भाई मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे पास कोई सजेशन लेकर आया, उसके सजेशन से कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। उसको ऐसा लगेगा अरे सर ने मेरी बात रख ली इस बार, तो वो कॉन्फिडेंटली काम करेगा, उसको लगेगा भरोसा किया गया है मेरे ऊपर। लास्ट प्रिंसिपल हमारा फेयोल का है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लेना, इसकी स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। यानी कि सबको मिलके रहना चाहिए, आपस में हार्मनी मेंटेन करके रखनी चाहिए। द प्रिंसिपल सॉरी दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन। क्या होना चाहिए, सबके बीच में अच्छा तालमेल, कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, एंड टीम वर्क, और टीम वर्क होना चाहिए अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द मेंबर्स। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है कि हम सब लोग एक फैमिली है, सबको ये फील करवाना चाहिए ऊपर वाले मैनेजमेंट को कि हम सब काम करने वाले अलग अलग नहीं है, कोई अलग कास्ट से भी है, कोई अलग रिलीजन से भी है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सब लोग क्या है, एक फैमिली है। ऊपर वाले मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि नीचे वालों को ये सारी बातें फील कराएं। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। सबसे मेन पॉइंट, हमें क्या करना चाहिए, आई की जगह वी का यूज करना चाहिए। मैंने ये काम नहीं किया है, हमने ये काम किया है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नहीं बनाया, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाया है। तो आई को अगर हम वी से रिप्लेस कर दें, सॉरी मतलब वी को आई से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो सकता है, स्पिरिट द कॉर्प्स को फॉलो किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, सबके अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहेगा और सब अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल थे फेयोल के, कि फेयोल ने हमें जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं इस चैप्टर में, अभी हम 50% ही पहुंचे हैं कि ये प्रिंसिपल हमें किसने दिए हैं, हेनरी फेयोल ने दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक है क्या क्या है, एक बार और नजर मान लो। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और इनिशिएटिव, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म से आप इसको याद कर सकते हो, मैं नहीं बता रहा हूं इसको। अब अगले हैं एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल।
कंफ्यूज कभी मत होना, FW टेलर ने अलग प्रिंसिपल दिए हैं। FW टेलर के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखना कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जब हमसे पूछे तो किसकी बात हो रही है, FW टेलर के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। FW टेलर के प्रिंसिपल्स को माना जाता है ये थोड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। FW टेलर ने हर चीज को साइंस से नापा है कि हर चीज बिल्कुल साइंटिफिकली होनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, कोई भी हवा में तीर नहीं मारना चाहिए। इसलिए माना जाता है कि FW टेलर के प्रिंसिपल कहां ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो सकते हैं, थोड़ी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज बॉर्न इन 1856। हमें कोई मतलब नहीं कि टेलर साहब कब पैदा हुए थे। काम का डेटा दिखाओ कहां है। अच्छा, यहां आ गए हम काम के डेटा पे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ टू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंस की एप्लीकेशन को मैनेजमेंट में अप्लाई करना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस को हमने पढ़ा था, उसमें हमने इसे डिस्कस करा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। टेलर कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके आदमियों को क्या काम करना है और उसको कैसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में करवाना है। चीपेस्ट का मतलब क्या होता है, सस्ता, कम से कम कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आगे बढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अच्छा ये आ गया अब काम का। टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। टेलर कहता है, ध्यान से याद रखना, इनको इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहले टेलर का मानना है कि आप साइंस को फॉलो करें, रूल ऑफ थंब जिसे हम अंगूठा छाप बोल सकते हैं, उसको फॉलो ना करें। ये वाला काम करवाना है, अच्छा चलो ठीक है, बंदे को 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में कर लेगा। नहीं सर, हर चीज के लिए साइंस का यूज करें, प्रॉपर कैलकुलेशन करें कि इस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कितना टाइम चाहिए होगा, कितने पैसे चाहिए होंगे। हर चीज में आप क्या करें, साइंस को फॉलो करें, अपने हवा में तीर ना मारें कि किसमें क्या काम करवाना है। क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ थंब मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। पहले जैसे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किए जाते थे, चलो हो जाएगा काम, 2 दिन का टाइम दिया तुझे, क्यों दिया 2 दिन का टाइम, एग्जैक्टली कैलकुलेट करो कि काम करने में देर कितनी लगेगी। All these methods are often untested and unscientific। पहले क्या होता था, ये सारे मेथड यूज किए जाते थे रूल ऑफ थंब के, और ये कैसे थे, अनटेस्टेड थे, अनसाइंटिफिक थे। They do not guarantee success, इनसे सक्सेस की भी गारंटी नहीं होती थी। Through scientific analysis and investigation, the best method of doing a work can be developed। आप क्या करें, किसी काम को किस तरीके से करना है, कितने लोगों से करवाना है, कितने रुपए में करवाना है, कितने वक्त में करवाना है, मशीन से करवाना है, ह्यूमन फोर्स से करवाना है, इसके लिए आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लो, प्रॉपर रिसर्च करो, सब कुछ लो। टेलर हमसे यही कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस को फॉलो करो, ना कि हवा में जैसे पहले तीर मारे जाते थे वैसे तीर मारो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या मतलब, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, यानी कि किसी के बीच में भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है। नहीं, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, वो परचेज मैनेजर है, वो सेल्स मैनेजर है। हम सबको याद रखना चाहिए कि हम सब लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, एक ही टारगेट है हमारा, एक ही टारगेट को अचीव करना है। तो हमें अपने बीच में हार्मनी बना के रखनी चाहिए, ना कि उसके बीच में डिस्कॉर्ड यानी कि कन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई झगड़ा, यानी कि तालमेल को खराब करना चाहिए, मन मुटाव दिलों में नहीं आना चाहिए। हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड हमसे यही कहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब जब हम हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड अपने अंदर पैदा कर लेंगे, यानी कि एकता आ जाएगी, तो फिर अगला प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हम सब लोग एक टीम है, हम सब लोग अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या कह रहा है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर्स की बात सुननी चाहिए, वर्कर्स को मैनेजमेंट की बात सुननी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं फील हो हम तो काम करे ही जा रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही, पैसा मिल नहीं रहा, ऊपर वाले पैसा खाए जा रहे हैं, ऊपर वाले सोच रहे हैं यार कितना कामचोर आदमी है, काम करके दे नहीं रहा, फायदा हो नहीं रहा। तो दोनों क्या है, कॉपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपस में इंडिविजुअलिज्म को सोच रहे हैं। मैनेजर ऊपर वाले अपने बारे में सोच रहे हैं, नीचे वाले अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए।
टेलर का यही मानना है। लास्ट क्या है हमारा चौथा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर हमसे ये कहता है कि हर इंसान के अंदर 1000 खूबियां हो सकती हैं, आप उनको निकाल के लाइए अंदर से। आप उनको जब जब मार्केट में नई स्किल्स आए, नए टेक्निक्स आए, उनको सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए वो सिखाने के लिए, उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग कैंप लगवाइए, यानी कि क्या हो, उनकी पूरी एफिशिएंसी के साथ पूरी क्षमता जितनी भी है उनकी उस क्षमता में काम करवाइए। उसके बाद क्या होगा, आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा इन द प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। पहले आपको कम आउटपुट मिल रहा था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करवा रहे हो, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, उनको अच्छे से सारी चीजें सिखा रहे हो, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये 4 प्रिंसिपल हमें टेलर ने दिए हैं, और इन 4 प्रिंसिपल क्या क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स भी दी हैं कि इन जो चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको किन टेक्निक से उतारा जा सकता है बिजनेस के अंदर। ये हमारे चैप्टर का फाइनल टॉपिक रहेगा, फिर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को बंद कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो टेलर ने हमें 7 टेक्निक्स दी हैं, 7 टेक्निक्स दी हैं कि इन चारों प्रिंसिपल को फॉलो करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में इन 7 टेक्निक्स को अप्लाई कर दो। एक एक करके जल्द से जल्द समझने की कोशिश कर सकते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, क्या कह रहा है टेलर, देखते हैं आओ। In this technique, Taylor suggested the division of factory into 2 departments, planning department and production department. अच्छा, आसान भाषा में बताऊं, जैसे फेयोल ने कहा था कि एक ही बंदा हेड होना चाहिए, वही सबको ऑर्डर दे, टेलर इससे थोड़ी अलग बात करता है। टेलर कहता है कि हमने डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, प्लानिंग करने वाले अलग, उसको एग्जीक्यूट करवाने वाले अलग। एक बंदा क्या करे, प्लान करके दे चीजों को, एक हेड क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवा के देगा। तो टेलर ने कहा है कि एक बंदे के ऊपर 8 हेड होने चाहिए। आपकी बुक्स में उन 8 हेड्स का नाम लिखा हुआ है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इजी लैंग्वेज में यही बता रहा हूं कि टेलर suggested that specialization should be introduced in the factory. He advocated functional foremanship for this purpose. Functional foremanship is a form of organization which involves supervision of a worker by 8 specialists. क्या कहा था मैंने कि इसमें 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए एक बंदे के अंदर। Each worker will have to take orders from these 8 foremen. हर बंदे को इन 8 लोगों से ऑर्डर लेने हैं, टेलर ही बोल रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर। Functional foremanship is an extension of the principle of division of work and specialization to the shop floor. कौन है? देखना बाहर कौन है? फिर इसके बाद फिर टेलर ने दूसरी टेक्निक दी, फिर कहा हमसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने हमसे ये कहा दूसरी टेक्निक में कि आप चीजों का काम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, यानी कि हम कोई भी काम बनाएंगे, मान लो हम लोग पेन बना रहे हैं, कोई पेन हम लोग अलग साइज का बना रहे हैं, अलग स्टैंडर्ड का बना रहे हैं, कोई पेन हम लोग अलग साइज का बना रहे हैं, अलग तरीके का बना रहे हैं, बार बार चीजों को सेट करना पड़ रहा है। अब इंप्लॉइज को देखना पड़ रहा है, अरे पहले हमने इतना बड़ा पेन बनाया था, अब हमने क्या करना है, इतना बड़ा पेन बनाना है। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि आप डिजाइन कितने चेंज करते रहेंगे, पेन का साइज इतना बड़ा रहेगा, पेन की निब ऐसी रहेगी, पेन का रिफिल का साइज नहीं बड़ा रहेगा। एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, बार बार कॉस्ट ऊपर नीचे नहीं होगी, बार बार क्या होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा और एम्प्लॉयज को बार बार नई चीजों में नहीं ढलना पड़ेगा। तो एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो और काम को सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मेथड स्टडी। ये क्या है, टेलर कहता है कि किसी काम को आप क्यों करवाना है ना, तो उसका एक बेस्ट वे होता है, किसी भी काम को करवाने का एक बेस्ट वे होता है। टेलर हमसे ये कहता है कि आप उस बेस्ट वे को देखो। भाई किसी काम को करवाने के लिए 1 आदमी लग सकता है, 4 आदमी लग सकते हैं, कोई मशीन लग सकती है। टेलर कहता है कि एग्जैक्टली कैलकुलेट करो, रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट्स करो कि उस काम को करवाने का बेस्ट मेथड कौन सा है और उसी मेथड से काम करवाओ। आप क्या करो, मेथड स्टडी करो और उसी मेथड से उसी तरीके से काम करवाओ, ना कि जब दिल करा किसी भी तरीके से काम करवा लिया। इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। उसके बाद क्या कहता है टेलर
टेलर बोलता है मोशन स्टडी करो। मोशन स्टडी का मतलब क्या है कि आपका वर्कर जो है काम करने वाला बेवजह की मोशन तो नहीं कर रहा, कभी बाहर गया चाय ब्रेक लेने चला गया, कभी सिगरेट पीने चला गया, तो फालतू के मोशन कर रहा है जिससे टाइम बढ़ जा रहा है। आप देखो कि किस तरीके से इन मोशंस को कम से कम किया जा सकता है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा और एक काम को कम से कम वक्त में पूरा किया जा सकता है। समझ रहे हो मोशन स्टडी? तो अननेसेसरी मूवमेंट्स को क्या करना है, हमें बंद करना है। इससे एनर्जी भी वेस्ट होगी बहुत ज्यादा अननेसेसरी मूवमेंट से। टेलर कहता है टाइम स्टडी, बड़ा जरूरी, क्या कि इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर स्टडी फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम। क्या कह रहा है टेलर कि अंदाजन मत कहो कि मैं तुम्हें इस काम के लिए 2 घंटे दे रहा हूं, नहीं। टेलर कह रहा है कि रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखो कि एग्जैक्टली इस काम को करने में टाइम कितना लगेगा और उतना ही उतने ही टाइम में एक काम को पूरा करवाओ। ये नहीं कि हवा में तीर मार दिया कि हाँ जी चलो इस काम को इतनी देर में कर लेना, नहीं। टाइम स्टडी करो पूरी कि उस टास्क को कंप्लीट करने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। ठीक है। फैटीग स्टडी, आओ इसको देखते हैं कि कंटिन्यूअस वर्क कॉजेस फिजिकल और मेंटल फैटीग। फैटीग बोलते हैं थकान को। फैटीग का मतलब होता है थकान। ठीक है। तो फैटीग स्टडी ट्राइज टू आइडेंटिफाई द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द वर्क। रेस्ट, पॉज एंड इंटरवल शुड बी साइंटिफिकली डिटरमाइंड। टेलर ने कहा कि हम ब्रेक देते हैं, जैसे स्कूल में इंटरवल मिलता है हमें 4 लेक्चर के बाद मिलता है। टेलर कहता है कि आपको कब, कितनी देर में, कितनी देर का ब्रेक देना है, इसमें भी हवा में तीर मत चलाओ, इसमें भी अंदाजा मत मारो। रिसर्च करो, साइंटिफिक रिसर्च करो और चीजों पे एक्सपेरिमेंट करो और कैलकुलेट करके हमें क्या देना चाहिए, पॉज या फिर ब्रेक देना चाहिए एम्प्लॉइज को। हवा में कुछ भी नहीं देना है कि चलो कोई नहीं 20 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, नहीं जी। क्यों है, क्या पता 10 की जरूरत हो और क्या पता 40 मिनट की जरूरत हो। तो हमें फैटीग स्टडी करके उस ब्रेक के ड्यूरेशन का पता लगाना चाहिए कि हमें कितनी देर में कितना देना है। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि वर्क स्टडी क्या होता है, ठीक है, तो मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटीग स्टडी को मिला के हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, याद रखना। फिर टेलर क्या कहता है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर कहता है कि हर किसी की सैलरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग होनी चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से लेवल पे काम कर रहा है, कोई बंदा ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कोई बंदा ज्यादा खराब काम कर रहा है, कोई नॉर्मल काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, हर किसी को सेम सैलरी दे रहे हो, क्यों? क्योंकि सारे के सारे मैनेजर हैं। टेलर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो जितनी मेहनत कर रहा है, जो जितना काम कर रहा है, उसी हिसाब से उस बंदे को सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गए सारे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर? तो टेलर ने हमें 60 टेक्निक्स दी हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। पहले हमने फेयोल की पढ़ी थी, फिर हमने टेलर की पढ़ी थी। सबसे पहला काम वीडियो बंद करते ही क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगानी है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको नीचे कमेंट कर देना है, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज की हो। होपफुली अगले 15-20 दिन में कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले हम सब लोग क्या करेंगे, बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। केस स्टडी साथ साथ में हमें बुक्स में से पढ़ती हुई चलनी है, एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।